ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, पश्चिम एशिया की सियासत में एक बार फिर दोहा सबसे बड़ा कूटनीतिक केंद्र बनने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भले कम हुआ हो, लेकिन भरोसे की खाई अब भी गहरी है, बहुत गहरी है। और इसी बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा किसी शांति समझौते या अमेरिका से सीधी बातचीत के लिए नहीं, बल्कि विदेशों में फंसे अपने अरबों डॉलर के फंड को मुक्त कराने की कोशिश के लिए जा रहा है। तेहरान का कहना है कि जब तक उसके फ्रीज फंड्स जारी नहीं किए जाते, तब तक किसी बड़े समझौते पर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं होगी। कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए ही संदेशों का आदान प्रदान किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी फंड रिलीज को लेकर सख्त शर्तों पर अड़ा हुआ है, और यही वजह है कि देखिए, दोहा की यह बैठक केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और फंसी हुई रकम को हासिल करना तेहरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। ऐसे में दोहा में होने वाली ये वार्ता आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान संबंधों की दिशा तय कर सकती है। अब देखिए, सवाल यही है कि क्या ईरान को उसका पैसा मिलेगा या फिर फ्रीज फंड्स एक बार फिर कूटनीतिक सौदेबाजी का हथियार बनेंगे। फिलहाल दुनिया की नजरें दोहा पर टिकी है, जहां डॉलर, दबाव और डिप्लोमेसी का बड़ा खेल शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, ये खबर आपको बता रहे थे, दोहा बैठक पर अंतरराष्ट्रीय निगाहें सबकी टिकी हुई है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए, विशेष बातचीत में। अनुज माथुर जी, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही होगा कि अमेरिका को ये बात पता है कि नहीं पता है कि वहां पे ईरान क्यों जा रहा है? कहीं अमेरिका ने ये तो नहीं सोच लिया है कि देखो फिर से एक बार घुटनों पर आ गया है ईरान और हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखो उसको हमारी शर्तों को मानते हुए आ रहा है हमारे पास। ईरान ने खारिज कर दिया तमाम बातों को, हम केवल जा रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जय हिंद रोशनी, बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। ईरान का स्टैंड देखिए, ईरान की सबसे बड़ी जो चीज देखने में आई है इस पूरे संघर्ष के दौरान, वो ये है कि उनका स्टैंड कंसिस्टेंटली क्लियर रहा है। उन्होंने साफ बिल्कुल कर दिया था शुरुआत में, और अब भी वो उस बात पर काबिज हैं कि भाई हम अगर बात करेंगे, हॉर्मुज़ पुराने जैसा नहीं हो सकता। परमाणु के बारे में बातचीत बाद में करेंगे। अभी जो मुद्दा है वो ये सिर्फ यही है कि जो हमने एमओयू साइन किया है उसको क्या हम इंप्लीमेंट कर पाए, और अगर इंप्लीमेंट एमओयू को नहीं कर पाए तो वो एमओयू एज फार एज वी आर कंसर्न निरस्त है रोशनी, उससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, ईरान की क्या समस्या है मैं आपको बताता हूं। ईरान के पास सबसे बड़ी समस्या ईरान की आर्थिक संकट है। उसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए, ईरान का आप कुछ भी कहते रहें कि कौन घुटने पे आया कौन नहीं आया, लेकिन ईरान का इस संघर्ष के दौरान बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो, या हॉर्मुज के बंद रहने से। देखिए, हॉर्मुज के बंद रहने से पूरे देशों के ऊपर, बहुत देशों पर असर हुआ है। उसका बहुत बड़ा असर ईरान के स्वयं के ऊपर भी हुआ है, क्योंकि ईरान का भी लगभग 90% सारा ट्रेड जो है, आयात निर्यात, वो हॉर्मुज के थ्रू जाता था। और जब तक वो हॉर्मुज के ऊपर वो, तो एक वजह ये भी रही है कि ईरान की आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब है। दूसरा, उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी में थी। और अगर आप याद करें रोशनी, तो जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे ईरान में, वो प्रदर्शन भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के खिलाफ हुए थे। तो ऑल एंड ऑल ईरान को पैसों की बहुत ज्यादा दरकार है। तो इस वजह से जब अमेरिका ने उनको ये कहा कि हम आपके फ्रोजन फंड्स को रिलीज कर देंगे और आपको $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड देंगे, तब जाकर के ईरान ने माना था कि हम इस एमओयू पर दस्तखत करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मेरे को लगता नहीं है कि ईरान डायरेक्टली अमेरिका से दोहा में बातचीत करेगा। कतरियों के थ्रू बातचीत कहीं हो सकती है तो हो रही है। इनफैक्ट कतर के जो डेलीगेशन हैं उन्होंने ईरान से भी बात करी है। बिल्कुल अनुज माथुर जी, और देखिए, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण तो हमने वहां भी देख लिया था। अभी जब अब्बास अरागची गए थे और वहां पर शहबाज शरीफ मौजूद थे, आसिम मुनीर थे, देखा भी नहीं था उनकी ओर, जेडी वेंस, माफ कीजिएगा, जेडी वेंस की ओर उन्होंने देखा भी नहीं था। शहबाज शरीफ और उनके बीच में जो भी कानाफूसी उनकी हुई कि भाई दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा दे, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहां पे शहबाज शरीफ का मुंह उतर गया था, क्योंकि जो मध्यस्थता की बात कर रहे थे लगा था कि क्रेडिट लेकर चले जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं।
अब्बास अरागची गए, उनसे मुलाकात की और सीधे बन चले, जे डिफेंस की तरफ तो झांका भी नहीं उन्होंने। बिल्कुल रोशनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस पूरी एंटायर जो बॉडी लैंग्वेज उस समय हाँ। बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई है, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज क्लियर कट इस बात को दिखा रही थी कि वार्ता कहां से निकल करके किस ओर जा रही है। पाकिस्तान के जो वार्ताकार वहां पहुंचे हुए थे, दोनों प्रधानमंत्री और असीम मुनीर दोनों थे। उनके चेहरों पर, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा, हवाइयां उड़ी हुई थी। उनका इतना ज्यादा, जब जब वो वॉकआउट कर गए थे ईरानी डेलीगेशन, तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। देखिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात करते हैं रोशनी, पर ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका और ईरान में तो बहुत जबरदस्त है ही। उसके अलावा चाहे वो उभर करके सामने ना आए, बहुत जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और ईरान में भी है। पाकिस्तान और ईरान ने मिसाइल एक्सचेंज किए थे कुछ समय पहले। आपको अगर याद हो तो पश्चिमी हाँ। पाकिस्तान और ईरान के जो सिस्तान बाल्टिस्तान का, बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर। तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो शुरू से आखिर तक डूबियस मेरे हिसाब से रहा है। और पाकिस्तान कभी अमेरिका की ओर से बात करता है, कभी ईरान की तरफ से बात करता है। आप अगर मध्यस्थ हैं तो कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान की जीत में हमारी जीत है। ये तमाम चीजें अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी वहां पर मजबूरी है उनके साथ बातचीत में रहना, लेकिन ये बातें दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान का रोल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो मध्यस्थ हैं कितनी भूमिका निभा लेंगे, वहां पर कितना ठोस परिणाम यहाँ पर दे देंगे। क्योंकि बातें तो हुई थी ना, इससे पहले भी तो कतर और मध्यस्थता, पाकिस्तान ने मध्यस्थता निभाई, तो क्या हो गया, एमओयू साइन हुआ, उसके बाद फिर से एक दूसरे पर हमले तो कर दिए दोनों की ओर से। हाँ बिल्कुल रोशनी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एमओयू था वो शुरू से आखिर तक फ्लॉड था। वो फ्लॉड क्यों था? देखिए, जो कोर इश्यूज होते हैं ना, जो 4-5 कोर इश्यूज हैं, उन कोर इश्यूज का कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं था। 4-5 कोर इश्यूज, जहां तक इजराइल अमेरिका जो है उनका परमाणु प्रॉक्सीज और जो आपका मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम है वो, हॉर्मुज, और कहीं ना कहीं रिजीम के बारे में बातचीत। तो ये 5 कोर इश्यूज के साथ ये युद्ध मेरे को लगता है शुरू हुआ था। और जब आपने वार्ता करी और जब आपने एक एमओयू बनाया, उसमें इनका कहीं किसी भी चीज का जिक्र नहीं था। हॉर्मुज का एक बहुत छोटा मेंशन था और उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ये मान गया है, जबकि ईरान बिल्कुल नहीं माना। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हॉर्मुज हमारा था, है और रहेगा। और ये हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले वाली परिस्थिति में कदापि नहीं आएगा। रोशनी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है ईरान ने। और जब आपने प्रयास किया कि आप ओमानी टेरिटोरियल वाटर से कोई शिप ले जा सकते हैं, तो उस शिप के ऊपर इसने हमला करके बता दिया कि जो हम कह रहे हैं वी मीन इट, हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और उन कोर इश्यूज में दोनों पक्षों की ओर से लचीलापन नजर नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं कि कोई भी वार्ता किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकेगी। बिल्कुल माधुर जी, एक आप चीज सही का मैं बोल रहे हैं, mention- क्योंकि ये हवाई बातें, ऊपरी ऊपरी चीजें दिखाई देती है, लेकिन जो बेसिक बात होती है उसके ऊपर ही ध्यान नहीं दिया जाता है। और देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया था ना कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे ईरान को। और अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हर युद्ध को अपना एक व्यापार समझ लेते हैं, यहां भी ईरान में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही कि ईरान में हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना ही फायदा भले सही, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को भी फायदा होता। लेकिन अब तो लग रहा है कि ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है वो भी अधर में ही लटका रह जाएगा। बिल्कुल रोशनी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन है और उनको सिवाय प्रॉफिट के कोई चीज नजर नहीं आती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब बातचीत होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस के ऊपर बेस करके आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। जहां तक सवाल अमेरिका का है, देखिए, बहुत गहरी उनकी साजिश तो नहीं कहूंगा, बहुत गहरी उनकी रणनीति थी कि वो चाहते हैं कि उनका जो ऊर्जा का आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है उस पर नियंत्रण बने अमेरिका का। क्योंकि वेनेजुएला में भी क्यों गए थे, क्यूबा में उनका क्या इंटरेस्ट है, ग्रीनलैंड में उनका क्या इंटरेस्ट है, इस पर सब पे बातचीत की जा सकती है। और सब में एक ही बात नजर आ रही है कि उनको उनको अपना अपना बिजनेस और एडवांटेज देखना है। दूसरी चीज ये है कि ईरान में जो डेवस्टेशन हुआ है, उस डेवस्टेशन के बाद जो पैसा रिलीज करने हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये पैसा आपको देंगे, इससे आप हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदिए, हमारी मक्का खरीदिए, हमारा ये खरीदिए। उसमें भी वो बिजनेस देख रहे हैं। दूसरी चीज वो ये चाहते हैं कि पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में आज जिस प्रकार का डेवस्टेशन ईरान के अंदर हुआ है, वो
जो उसको ठीक करने की जब बात आएगी, उसको रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट करने की जब बात आएगी रोशनी, तब अमेरिका चाहेगा कि वो रीबिल्डिंग और वो रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकी कंपनियां करें। तो ये भी कहीं ना कहीं उनका उनका एक 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 रणनीति रही थी। तो क्योंकि आज अमेरिका को पता है कि ईरान में एकमात्र उनका ऐसा देश है जो कि उनके प्रभुत्व जो पश्चिम एशिया में उनका पिछले 50-60 वर्षों से है, उसको चैलेंज कर रहा है। तो इस तरीके से वो, मुझे लगता है, ईरान में घुसने का प्रयास करने का भी कहीं ना कहीं रणनीति होगा या नहीं होगा। ईरान की जनता इस बात को मानेगी या नहीं हाँ। मानेगी, क्योंकि ईरान की जो आवाम है उसको जन्म घुट्टी से पहले ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका बड़ा शैतान, इजराइल छोटा शैतान, इनको खत्म करो। तो ये उनकी जनता मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन उद्देश्य अमेरिका का कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या प्रयास किया जा रहा है ईरान की तरफ से। वो जिस प्रकार से इराक में गए हैं, सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं, यूएई पे हमले बिल्कुल बंद हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा गैर अमरीकी अलायंस टाइप, अलायंस तो नहीं कहूंगा कि इनके आपस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसी चीज बनाने के प्रयास करेंगे जिससे कि अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर रखा जा सके। और वही चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है होती हुई कि वो बातचीत कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ताकि अमेरिका को इसमें से बाहर रखने की कोशिश की जाए। क्या सफलता होगी क्या नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब इजराइल कहता है कि आप कतर में बम्बार्डमेंट करिए, तो उनका उनका मतलब बिल्कुल क्लियर है, उनको मालूम है। देखिए, अब अमेरिका ये भी रियलाइज कर रहा है कि जो इजराइल शुरू से कहता चला आ रहा था कि ईरान जो है कभी भी झुकने वाला नहीं है और ईरान के अपनी ऐसी शर्तें रखेगा कि आपको मानने में रोशनी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, वही एग्जैक्टली होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप देखिएगा कि किस प्रकार से अमेरिका का रुख जो है इजराइल के प्रति, वो थोड़ा सा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे भी इजराइल जो है वो अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, जो कि पश्चिम एशिया में उनकी तमाम गतिविधियों का एक, आप कह सकते हैं, एक उनका उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो उसके साथ लेकिन अनुज माथुर जी, एक चीज समझ नहीं आया, ये ईरान जो पैसे के ऊपर अड़ा हुआ है, पैसे को लेकर अब जो नया महासंग्राम देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में, जब यहाँ पे एमओयू साइन हुई थी तो ये तमाम बातें तो उसमें थी ना। ये तमाम बातें, कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही एकदम ब्रीफ में था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसका खुल जाएगा या नहीं खुलेगा, हमले अब नहीं होंगे, तेहरान को उसमें शामिल किया गया है, पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो उसके बाद फिर ईरान की ओर से इस चीज को लेकर इतना मुखर होकर आना और ये कहना कि हम तो बातचीत के लिए जा ही नहीं रहे, अमेरिका की तरफ तो हम झांकेंगे नहीं, हम तो बस अपने पैसे के लिए जा रहे हैं वहां पे, जबकि ये पता है कि अमेरिका ने तो मना कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है। इसकी वजह जो ट्रस्ट डिफिसिट है। हाँ। ईरान को अमेरिका की किसी भी बात पे लेश मात्र भी भरोसा नहीं है। जब आपका भरोसा नहीं है तो वो यूं कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमने न्यूक्लियर पे कोई बातचीत कर ली, हॉर्मुज पे कोई बातचीत कर ली, कोई कंसेशन में दे दिया, उसके बाद अगर अमेरिका पलट गया और वो उसने हमारे पैसे रिलीज नहीं किए, तो फिर हम कहां जाएंगे। हमारा जो जो रहा था एकमात्र जो हमारे पास हथियार बचा हुआ है हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इस वजह से ईरान उन शर्तों को पहले मनवाना और करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि ईरान की शर्तें हैं। और अब क्योंकि उनको इस बात का पूरा शक है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं, तो अमेरिका से कोई उनको तो सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट डेफिसिट है रोशनी। और उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ईरान इस बात का यकीन करना चाहता है कि जिस चीज की उसे बहुत जबरदस्त दरकार है, आज ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जर्जर है। ईरान का जो $1 में 18-20 लाख रियाल में $1 अमेरिकी डॉलर आ रहा है, ईरान की करेंसी जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो बहुत बुरी अवस्था है। इसलिए उनको निश्चित रूप से सबसे पहली चीज जो चाहिए, गारंटीड, वो इनके पैसों को रिलीज करवाना। और फिर पैसे रिलीज करने के बाद इनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उस पैसे को वो किस प्रकार से खर्च करेंगे। अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई हम पैसे दे देंगे, आप इसको इस तरीके से खर्च करो। ये भी एक बहुत बड़ा इशू मेरे को लगता है होगा कहीं ना कहीं, अभी है और आगे जाके और ज्यादा निकल करके सामने आएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बिल्कुल अनुज माथुर जी, और यही देखना होगा कि यहाँ जो जा रहे हैं दोहा, क्या होगा प्रतिनिधियों के बीच में, क्या बात बनेगी। ईरान जो अपने पैसों के लिए वहां पर जा रहा है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप वो पैसे दे देंगे अब ईरान को, जो कि संभव तो नहीं लगता है, पर देखना होगा कि बैठकों में क्या बातचीत होती है प्रतिनिधियों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया माथुर जी। आगे बढ़ते